आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो अभी आई है वो 29 जुलाई को लॉन्च करी गई थी और इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के हैं प्रकाश जावड़ेकर, और ह्यूमन रिसोर्स के जो HRD डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है इस पॉलिसी का। और इससे पहले 1 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया था इस पॉलिसी को, और जिसका ड्राफ्ट बनाया था कुछ एक्सपर्ट्स ने, और उस पैनल के जो चीफ थे वो थे फॉर्मर इसरो के जो चीफ थे के कस्तूरी रंगन, ठीक है। वो उसका नेतृत्व कर रहे थे उस पैनल का, ठीक है। और उसको 1 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया था। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की तरह बनाना चाहती है। और जैसा कि पता है कि इस बार का जो एकेडमिक सेशन होगा वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जो डिले हुआ है उसकी वजह से अब ये सितंबर और अक्टूबर में स्टार्ट होगा, ये जो नया एकेडमिक सेशन होगा। तो जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि इस पॉलिसी को इस नए सेशन से पहले इंट्रोड्यूस कर दे, राइट। अब बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो अब यहाँ से मैं जितने भी पॉइंट डिस्कस करूँगा ये आपको बॉडी पार्ट में लिखने होंगे ऐसे के, राइट। तो अब जैसा कि हमें पता है कि न्यू एकेडमिक सेशन हमारा सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, और उससे पहले गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। और 2040 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनका एम ये रहेगा कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बन जाएं, ठीक है। और कम से कम 3,000 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हों उस इंस्टीट्यूशन में। तो 100% आप बोल सकते हो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। अब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन क्या होती है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन वो होती है जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों ही ऑफ़र करती है, और हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिटी का उसमें इंगेजमेंट रहता है, राइट। तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हो गया कि आपको वो इंस्टीट्यूशंस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम नहीं चला रही है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम चला रही है, राइट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई भी डिग्री नहीं होती है, और ग्रेजुएट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जब आपके पास कोई डिग्री होती है आपके पास। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक एम ये भी है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी से बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाई जाए। उसके बाद जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि IITs हो गए, वो भी अब क्या करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे, और अपने इंस्टीट्यूशन में वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। तो जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस भी पढ़ पाएंगे उस इंस्टीट्यूशन में। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पॉलिसी की वो ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट का जो डिग्री कोर्स होगा वो 3 या 4 साल का ही होगा, ठीक है। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री कोर्स होंगे वो या तो 3 या तो 4 साल के होंगे, और उस पर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 साल तक उस डिसिप्लिन या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद छोड़ देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 2 साल के लिए पढ़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और इसी तरह अगर आप पूरा 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम होगा वो एक प्रेफर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 3 साल के प्रोग्राम में आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, और चौथे साल में अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है तो वो आपके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा। उसके बाद एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप बोल सकते हो कि एक और वो बनाई जाएगी, एक तरह का डिजिटल स्टोर बनाया जाएगा, ताकि जितना भी आपका एकेडमिक जो स्कोर है वो वहाँ पे डिजिटली स्टोर किया जा सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम यही है कि इंडिया को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाया जाए, और इसके लिए क्या करेगी ये वाली पॉलिसी कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस का सेटअप होगा जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को होस्ट किया जाएगा। और अब HRD मिनिस्ट्री को रीनेम कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। उसके बाद जितनी भी हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने कैंपस और भी कंट्रीज़ में बनाएं, और जितनी भी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं
उनके साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके इंडिया में उनका कैंपस बनवाने की कोशिश करेगी इस पॉलिसी के तहत। उसके बाद लोक विद्या, अब लोक विद्या यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है जो क्या करेगा कि ये वोकेशनल नॉलेज देगा। वोकेशनल नॉलेज क्या होता है? वोकेशनल होती है कोई भी चीज़ जो आपको रोज़गार दिलाए, जो आपका रोज़गार होता है, जो आपका ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। जैसे कोई है पेंटिंग करता है तो वो पेंटर है, तो इस तरह की स्किल्स भी अब सिखाएगा। वो नया कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जिसको लोक विद्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई जाएगी और इसका ओवरऑल पर्पस ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और ये इसको आप बोल सकते हो कि एक ऑटोनोमस दर्जा दिया जाएगा ताकि ये गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना कर पाए और जो इसको गवर्न करेंगे इस पर्टिकुलर जो बॉडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो NRF है, इसको जो रिसर्चर्स और इनोवेटर्स हैं बहुत सारी फील्ड्स में, वो ही इसके हेड बनाए जाएंगे इस NRF के। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी सेटअप करवाएगा, जिसमें क्या होगा कि लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस का आप बोल सकते हो कि वो सीखने का मौका मिलेगा और वहाँ पे संस्कृत को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा या उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद जो अभी का जो करंट स्ट्रक्चर है वो 10+2 का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पॉलिसी का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसको अब रीस्ट्रक्चर करा जाएगा किस फॉर्म में? 5+3+3+4 के फॉर्म में, और उसमें एजेस कितने एजेस तक के स्टूडेंट होंगे? 3 से लेके 18 तक। अब ये स्ट्रक्चर है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारा अभी करंट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एज 6 से लेके 16 तक जो होता है वो 10th क्लास तक एजुकेशन उसमें मिलती है। उसके बाद 16 से 18 जो होता है उसमें 10+2 मतलब कि 11th और 12th, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब की जो पॉलिसी है, जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है आपका, उसमें क्या होगा कि जो शुरू के 3 साल हैं उसमें फोकस किया जाएगा। जो शुरू के आप बोल सकते हो कि 5 साल है, ठीक है, जिसको फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा, उसमें क्या होगा कि आपको जो आंगनवाड़ी आ गई, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि जो बाल वाटिका हो गए, इसमें जो स्टूडेंट होंगे 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो इस वाले उसमें आएंगे, आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन स्टेज में आएंगे। उसके बाद क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक और जिनकी एज 8 से 11 साल की है वो आप बोल सकते हो प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। वहाँ पे क्या होगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और क्लासरूम लर्निंग होगी। उसके बाद मिडिल स्टेज पे आते हैं। मिडिल स्टेज में 3 साल कवर होंगे, यानी कि क्लास 6 to 8 जिनकी एज होगी 11 से 14, और इसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंस लर्निंग होगी, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि चौथी, जिसमें 4 साल कवर होंगे, क्लास 9 to 12, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी और उसमें ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होगी और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट वहाँ पे खुद से सब्जेक्ट को मतलब चूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ये अभी करंट स्ट्रक्चर होगा इस पॉलिसी के तहत। इससे पहले वाला स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो कि उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है यहाँ पे। उसके बाद ई कंटेंट जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी, और ई कोर्सेज़ को 8 मेजर लैंग्वेज में लॉन्च किया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश हिंदी के को छोड़ के भी, और भी 8 लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब जैसा कि अभी हमारे देश में लगभग 45,000 एफिलिएटेड आप बोल सकते हो कि कॉलेजेस हैं जो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं। तो इस पॉलिसी के तहत उन सभी कॉलेजेस को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो खुद से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे, खुद से लोगों को डिग्री दे पाएंगे। उसके बाद जो NCERT है वो जो 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए आप बोल सकते हो कि एक फ्रेमवर्क बनाएगी या पूरा करिकुलम बनाएगी जिसका नाम होगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास 6 के ऑनवर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, राइट। तो कंप्यूटर का भी नॉलेज क्लास 6 से ही देना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो अभी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम पे, जिससे बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम को बिल्कुल नॉर्मल
आप बोल सकते हो एग्ज़ाम बना दिया जाएगा। और अब इसको 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, और ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि और जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए रेदर देन रोट लर्निंग पे, ठीक है। उसके बाद अब जो स्टूडेंट होगा वो उनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो पूरा 360 डिग्री टाइप का होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उनके एकेडमिक से रिलेटेड ही मार्क्स नहीं उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, और भी चीज़ें दी उसमें मेंशन की जाएंगी कि जैसे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन से स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, तो वो सारे भी इस 360 डिग्री रिपोर्ट में दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाएगी, ताकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें आपको दाखिला मिल सके। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन लाई जाएगी, ऑनलाइन कोर्सेज लाए जाएंगे, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी इस पॉलिसी के तहत करी जाएंगी। उसके बाद अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बाल वाटिका क्या है। तो प्रिपरेटरी क्लास से पहले मतलब 5 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे उनके लिए बाल वाटिका भी आप बोल सकते हो कि मतलब चलाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्लास फर्स्ट से आप बोल सकते हो कि बाल वाटिका जो होगा वो क्लास फर्स्ट से पहले तक के जितने बच्चे होंगे उनके लिए खोला जाएगा, जिसमें ये प्ले ग्रुप और ये नर्सरी ये सब आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि रेगुलर चेकअप्स होंगे हेल्थ के, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि स्कूल्स में जो जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे न्यूट्रिशन, और आप बोल सकते हो कि जो हेल्थ की जो हेल्थ रिलेटेड चेकअप भी होंगे स्कूल में ही होंगे, ठीक है, और हेल्थ कार्ड भी इशू किया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे अब ये है कि जो कंटेंट है, जो करिकुलम कंटेंट है, उसको भी काफ़ी कम कर दिया जाएगा, और जो रैशनल चीज़ें होंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि डिस्कवरी बेस्ड हो गया, डिस्कशन बेस्ड चीज़ें हो गई, एनालिसिस बेस्ड चीज़ें हो गई, उनको ही रखा जाएगा। बाकी अननेसेसरी चीज़ें अब हटा दी जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस मिल सके चीज़ों का, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें ही नहीं, कि आपको स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे टीम लीडरशिप बिल्ड करनी है, कैसे सोशल इंटरेक्शन करना है लोगों को साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंडर आती हैं, कि कैसे खेल कूद के साथ साथ आप चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी सेकेंडरी स्कूल में, तो वो खुद के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकें। उसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। एक साइन लैंग्वेज बनाई जाएगी ताकि जितने भी हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो लोग हैं वो उसको यूज़ कर पाएँ। उसके बाद बैगलेस डेज को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और उस दिन क्या करवाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जिसमें क्विज़ेस होंगे, स्पोर्ट्स होंगे और वोकेशनल क्राफ्ट्स। और एजुकेशन सेक्टर का जीडीपी अब आप बोल सकते हो कि 6% बढ़ा दिया गया है, और अब पहले कितना था, 1.7% था। तो ठीक है, तो अब इसको जितना आप बोल सकते हो कि जो फंड एलोकेट होगा जीडीपी का, वो 6% अब इसको एलोकेट होगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को कि बाल भवन्स को वो इंट्रोड्यूस करे वहाँ पे, ठीक है। एक तरह जिसका मकसद क्या होता है कि वो एक तरह के डे टाइम बोर्डिंग स्कूल हैं, ठीक है, डे टाइम बोर्डिंग स्कूल हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट रिलेटेड और कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेटअप किया जाएगा। ये एक तरह से बोल सकते हो कि सबसे एपेक्स बॉडी होगी, ये सबसे ऊपर ये वाली बॉडी होगी, और इसके अंडर आएंगी और भी और सारी बॉडीज़ आएंगी, जैसे नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, रेगुलेशन जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये सारी उसके अंडर आएंगी। उसके बाद 2030 तक जो बीएड की डिग्री होगी, ठीक है, वो 4 साल की कर दी जाएगी, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट किया जाएगा कि जो मेरिट बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है।
उसके बाद आप बोल सकते हो कि डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाए, मतलब एक टीवी चैनल हो या कोई एक नेशनल पोर्टल हो जहाँ से लोग ऑनलाइन चीज़ें डाउनलोड करके पढ़ सकें। और फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ विल बी बिल्ड, जैसा कि अभी आपने जानते होंगे कि जो नवोदय विद्यालय हैं, ठीक है, उस तरह के मतलब और भी स्कूल्स लाए जाएंगे। प्री स्कूल सेक्शन होगा केंद्रीय विद्यालय में। अभी देखिए केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट से 12th तक ही हैं, तो अब जो उससे क्लास फर्स्ट से पहले की जो क्लासेस हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसा हमें पता है कि एक एजुकेशन एक नेसेसरी पब्लिक गुड है, ठीक है, जिसका सेंट्रल टास्क क्या होता है, नेशन बिल्डिंग। तो एक जैसा कि फ्रेश एयर ज़रूरी होती है लोगों को सर्वाइव करने के लिए, ऐसे क्या होना चाहिए कि एजुकेशन को भी अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि सब लोग उसका आप बोल सकते हो कि सब लोगों तक एजुकेशन पहुंच पाए, ठीक है। सारे जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के, सबको एजुकेशन मिल पाए। और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सबसे पुराना था अभी तक का, लेकिन इस पॉलिसी के तहत इंडिया एक आप बोल सकते हो कि ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की तरह उभरेगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।